हेलो, मैं हूं विनू कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम भारतीय संविधान के 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं इसमें। इसके पहले एक वीडियो हो चुका था जो 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा था भारतीय संविधान का, उसका आज दूसरा वीडियो है। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 12 माह 19 दिन, 2 वर्ष 10 माह 20 दिन, 2 वर्ष 11 माह 20 दिन। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, 2 नवंबर 1946 को, 2 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 सितंबर 1946 को। तो भारत के अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। इसी के तहत कई सारे मंत्रालयों का गठन किया गया था और उसमें जो है मंत्रियों का भी गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है भीमराव अम्बेडकर, सी है जेबी कृपलानी, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और भीमराव अम्बेडकर किसके थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी किसके थे? ये थी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। और राजेंद्र प्रसाद किसके थे? ये थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या है? इस संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। अगला है ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन क्या है? कमेंट करिए। इसका सही ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एच.सी. मुखर्जी किसके थे? ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। इसको नोट कर लीजिए। और जवाहरलाल नेहरू किसके थे? संघ शक्ति समिति, और एक और समिति था संघीय संविधान समिति। तो इन दोनों के जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? संचालन समिति के। इसके ऊपर हमने बताया था। अगला है क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में गठित जो शिक्षा मंत्रालय था उसका शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में गठित शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, बी जगजीवन राम, सी औसफ अली, डी लियाकत अली। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका?
तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री, यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। इसको आप नोट कर लीजिए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया था, शिक्षा मंत्रालय का। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? सी राजगोपालाचारी को। तो ये ऑप्शन चारों गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा सी राजगोपालाचारी। बलदेव किसके थे? आप नोट कर लीजिए, बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? बलदेव सिंह। जगजीवन राम कौन थे? वो श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री। आसफ अली कौन थी? ये रेल मंत्री थी। क्या थी? रेल मंत्री। और लियाकत अली ये थे वित्त मंत्री। ये थे वित्त मंत्री थे। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है, इसके कौन कौन से मंत्री बनाए गए थे। तो शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपाल इसका आंसर होगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन उसमें गलत दिया था। अगला है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गजनफर अली खां, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, इसको आप नोट कर लीजिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था। सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और गजनफर अली खां को जो बनाया गया था वो स्वास्थ्य मंत्री। कौन थे? ये स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। और फिर जोगेंद्र नाथ मंडल को क्या बनाया गया था? इन्हें जो है विधि मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विधि मंत्री। तो ये चारों आप नोट कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री बनाया गया था। और खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका ऑप्शन बी सही है। और फिर गजनफर अली खां को जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। पहला, मूल अधिकारों में, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उद्देशिका में, मतलब इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो प्रस्तावना में जो आदर्श ये सब मतलब भारत के बारे में बताया गया है प्रस्तावना में, तो जो संविधान के निर्माताएं थे, निर्माताओं के द्वारा जो है इनके जो मनोभाव थे, आदर्श थे, ये उस प्रस्तावना में, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उद्देशिका में। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राज्यपाल। तो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। लेकिन राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। कि जो संघ राज्य क्षेत्र के नज़दीक राज्य होते हैं और वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं उनको जो है कार्यभार संभालने के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए। तो संघ राज्य क्षेत्र से नज़दीक जो सटे राज्य होते हैं उसी के जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं को कहा जाता है इसका कार्यभार संभालने के लिए। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं?
मतलब किस देश के लोग जो है संविधान के संशोधन में भाग लेते हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की जो जनता है वो संविधान के संशोधन में भाग लेती है। इसका सही ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड। अगला है, किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? इसका सही ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे इसी में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ऑप्शन है 1947-48, बी है 1948-49, 1950-51, 1951-52। तो प्रथम आम चुनाव कब हुए थे भारत में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। संविधान का कौन भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए 1, फिर 2, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो कौन सा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा भाग 2। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। और भाग 1 की बात करें तो ये संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 3 जो होता है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार। और फिर भाग 4 क्या होता है? वो मूल कर्तव्य से संबंधित होते हैं। मूल कर्तव्य। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर भाग 4 जो है वो मूल कर्तव्य नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 का में जो है वो मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला है, नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक समता का क्या आशय है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अवसर की समानता। तो नागरिक समता का आशय क्या होता है? अवसर की समानता। मतलब सभी को बोलने का मौका दिया जाए, सभी को समान अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए अवसर दिया जाए। मतलब सभी को बोलने के लिए समान अवसर दिया जाए। ये नागरिक समता के अंतर्गत आता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 3, 4, 6, 8। तो वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 6, ऑप्शन 6। मतलब सी ऑप्शन सही है। 6 मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो वो 6 कौन कौन से हैं आप कमेंट करिए। तो इसमें से जो पहला हमारा होता है वो होता है समता का अधिकार। क्या होता है? समता का अधिकार। समता का अधिकार ये होता है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 होता है। फिर होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार ये होता है आपका 19 से 22। 19 से 22।
फिर होता है आपका तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये होता है आपका 23 अनुच्छेद और 24 अनुच्छेद में होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला होता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये होता है आपका अनुच्छेद 25 से 28 में के अंतर्गत होता है धार्मिक स्वतंत्रता। फिर आता है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता। क्या होता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। तो ये होता है आपका 29 और 30 में। क्या होता है? 29 और 30 में। और फिर अगला आपका छठवां जो है स्वतंत्रता संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार ये होता है अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 से 22 संबंधित है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसके ऊपर अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 1922 किससे संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 1922 से संबंधित है। और समता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? 14 से 18 में। किस में? 14 से 18। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 है। 23 और 24 में आता है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है आपका 25 से 28 में। किस में? 25 से 28। ये 25 है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के रिट या समादेश या आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए है 5, 6, 7, 8। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5। तो सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये अनुच्छेद 32 के तहत प्रावधान किया गया है, शक्ति प्राप्त है। ये मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। तो 5 तरह के रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और वो 5 रिट या आदेश कौन कौन से हैं उसको हम बताते हैं। पहला है, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है बोलते हैं परामदेश। तीसरा है आपका प्रतिषेध बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध बोलते हैं इसको। फिर चौथा है आपका, चौथा क्या है? उत्प्रेषण बोलते हैं इसको। फिर आपका पांचवा है क्या? पांचवे को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा बोलते हैं। तो ये 5 तरह के जो है रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति बंदी बनाया जाता है तो वो प्रार्थना करता है न्यायालय से, और न्यायालय क्या करता है कि जो अधिकारी बंदी किए रहता है व्यक्ति को, तो न्यायालय उस अधिकारी को आदेश जारी करता है कि 24 घंटे के भीतर जो है इसको
न्यायालय के समझ प्रस्तुत किया जाए ताकि उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जाना जा सके। और फिर परमादेश में क्या होता है कि न्यायालय क्या करता है कि आदेश देता है उन पदाधिकारियों को जो अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करते हैं, मतलब उनका जो कर्तव्य होता है सार्वजनिक कर्तव्य, अगर उसका निर्वहन नहीं करते हैं तो न्यायालय उनको परामर्श जारी कर देता है कि क्यों आप उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर जो तीसरा होता है वो होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, तो वो क्या करता है कि अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर अगर कोई न्यायिक कार्य है तो उसको रोकता है करने के लिए, रिट जारी कर देता है कि आपके अधिकार के क्षेत्र के बाहर जो कार्य हो आपको नहीं करना है। फिर अगला होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के द्वारा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देता है कि आपके यहाँ जो भी मुकदमे जो हैं वो लंबित अगर हैं तो उसे वरिष्ठ न्यायालयों में भेजा जाए। ये होता है उत्प्रेषण। अगला होता है क्या है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, जब व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करे कि उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है फिर भी वो करे, तो न्यायालय क्या करता है, अधिकार परीक्षा आदेश जारी करता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। तो ये होते हैं रिट, जिसका मतलब ये होता है। अगला है अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 42। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। राष्ट्रीय आपातकाल में किस मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो किस मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 16, 17, अनुच्छेद 18 और 19, अनुच्छेद 20 और 21। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद इसको छोड़कर जो भी इसके अंतर्गत अधिकार आते हैं मौलिक अधिकार, इनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार हैं उसको निलंबित नहीं किया जाता है। अगला है किया गया है भाग 2, भाग 5, भाग 4, भाग 7। तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में किया गया है। सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है भाग 4। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 में, 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को, अनुच्छेद 36 से 51 में और भाग 4 में। ये दोनों आपको याद रखना है। अगला है किस अनुच्छेद का, यहाँ पर के होगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, वो किस अनुच्छेद के तहत है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये थे आज के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे।
चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।